हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटीपी का, जो कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009, इसका पूरा नाम यहाँ पे है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें अगर हम बात करें तो कुल 7 अध्याय, इसे अंग्रेजी में चैप्टर, और 38 खंड हैं जो कि सेक्शन है। ठीक है। और जो कि इसमें जो अध्याय 4 है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम आगे समझेंगे। तो अगर राइट टू एजुकेशन 2009 की बात करें तो वर्ष 2002 में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। तो जैसे कि जो 86वां संशोधन था जो कि 2002 में हुआ था, इसमें जो है वो शिक्षा से संबंधित कई कदम उठाए गए थे और शिक्षा को मौलिक अधिकार में भी रखा गया था। और इसमें जो है अनुच्छेद ए में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई थी। ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो इस एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा अधिनियम द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया। तो यह जो है यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन 2009 लिखा होता है तो हम यही सोचते हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका वो 2009 में ही हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था। तो लागू कब हुआ था? पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को। ये ध्यान रखिएगा, अगर पारित पूछते हैं तो उसको जो है 4 अगस्त 2009 को बताइएगा, और जो ये लागू हुआ था पूरे देश में वो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। तो आई होप अब आगे से आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी भी प्रकार की। अब अगर हम आगे की बात करें तो राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन से मतलब है कि मतलब शिक्षा बिना किसी भेदभाव या किसी ऊंच नीच, गरीबी अमीरी के सभी को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है। अब अगर हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझात है। मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि कक्षा की आयु, अगर क्लास फर्स्ट में एक बालक एडमिशन लेता है तो उसका जो उसकी जो आयु हो वो 6 वर्ष या मतलब 6 वर्ष ही होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर आगे हम इसके बात करेंगे तो राइट टू एजुकेशन के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा जो कि 6 से 18 वर्ष तक होनी चाहिए। जैसे कि जो सामान्य बालक है उनके लिए जो है 6 से 14 ईयर्स तक की शिक्षा की बात की गई है, जो कि मुफ्त होनी चाहिए, और जो दिव्यांग बालक है उनके लिए जो है वो 6 से 18 वर्ष तक की बात की गई है। अब अगर हम आगे देखेंगे तो राइट टू एजुकेशन के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कक्षा 8 तक जो है बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि बालक को मतलब फेल नहीं किया जा सकता। तो कक्षा 8 तक मतलब ऐसा नियम बनाया गया था कि किसी भी बालक को फेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि फेल शब्द से ही बालक को मतलब लोगों को दिक्कत है, और बालक का उस वक्त जो है शारीरिक और मानसिक विकास जैसे कि हो रहा होता है, तो उसके मानसिक विकास पे गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इसमें बात की गई थी कि कक्षा 8 तक के बालक को फेल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका एक ये भी है कि अगर मान लीजिए बच्चे का बेसिक ही नहीं सही होगा तो आगे वो 9th में जाके फेल हो जाएगा, जो कि उसके लिए थोड़ा सा कठिनाई होगा आगे की कक्षाओं में। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि बालक जो है मतलब अगर 8th तक पास हैं तो मतलब जो है आगे चल के वो खुद से मेहनत करना सीख जाते हैं और उनको मतलब पढ़ाई में दिलचस्पी भी आ जाती है। तो ये भी इसीलिए बनाया ही गया था कि किसी भी बालक को कक्षा 8 तक ना फेल किया जाए, ताकि कम से कम वो साक्षर हो सकें।
अब अगर हम आगे देखेंगे तो राइट टू एजुकेशन के अनुसार कक्षा 8 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछ लेते हैं कि किस कक्षा तक कौन सी भाषा की बात की गई है। तो यहाँ पे जो कक्षा 8 तक की बच्चों की भाषा की बात की गई है तो उनकी वो मदर टंग मतलब मातृभाषा होनी चाहिए जिसमें उसे शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं जो जिस एनवायरनमेंट में पले बढ़े होते हैं और जो मतलब जहाँ जैसे हमारा भारत है तो वो बहुभाषी देश है, तो जिस भाषा या जो क्षेत्र में वो पैदा होते हैं और जो उनके परिवार के लोग जो भाषा बोलते हैं वही बच्चे जो है जन्म से सुनते आते हैं और उसी में जो है वो विचार करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि बच्चे को जो है मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। मगर आगे देखेंगे तो कक्षा 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को घर से विद्यालय की दूरी जो होनी चाहिए वो 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। तो जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी के घर में बच्चे जो मतलब बच्चे होते हैं, कोई पेरेंट्स नहीं होता है फ्री कि बच्चे को स्कूल तक छोड़ने जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ताकि वो आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके तो वो स्कूल जो है जो विद्यालय हो वो अत्यधिक दूर नहीं होना चाहिए, उसकी दूरी जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। और जो आगे बात की गई है तो राइट टू एजुकेशन के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है, जो अभिभावक होता है वो गार्जियन होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ पे बात करें हम तो राइट टू एजुकेशन के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा को मैंने आगे बात की ही है कि उसमें जो है क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे दोनों को समावेशी शिक्षा में पढ़ाने की बात की गई है। उनकी क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम और जो है शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, इसकी बात की गई है। तो समावेशी का मतलब ही है कि जहाँ पे मतलब सब लोग हों, है ना, समान वेश हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान है कि एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक हों। अगर यहाँ पे 150 से अधिक बच्चे हों तो ठीक है। और जहाँ तक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करने होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे 45 घंटे की बात की गई है जो कि शिक्षक के लिए है माफ़ करिएगा, जो कि शिक्षक के लिए है। एक सप्ताह में न्यूनतम घंटे की यहाँ पे बात की गई है जो कि 45 घंटे है। अब अगर हम इसके आगे चलेंगे तो देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होता है जो कि 800 से 800 घंटे और 200 दिन होता है। तो 200 दिन में जो है वो 800 घंटे ये न्यूनतम शैक्षणिक घंटों की यहाँ पे बात की गई है ना। और इसके ही आगे ही चलते हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे की जो बात की गई है वो कार्य दिवस होता है 1000 घंटे और 220 दिन। तो जो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे जो बात की गई है वो 800 घंटे 200 दिन की बात की गई है। वहीं अगर उच्च प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक घंटे जो हैं वो जो है आपका कार्य दिवस के जो मतलब शिक्षक कार्य करेगा वो 1000 घंटे 220 दिन की बात यहाँ की गई। अब अगर हम इसकी कुछ प्रमुख धाराओं पे चलें, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी धारा में क्या है, तो इसकी कुछ प्रमुख धाराएं हैं जिनको मतलब जो है हम बारी बारी से देखेंगे। तो जो कुल धाराएं हैं, जो सेक्शन है, वो आपको मैंने ऊपर बताया ही था कि 38 हैं, लेकिन सभी पढ़नी आवश्यक नहीं है। यहाँ पे जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने लाई हूँ। तो धारा 12 की अगर हम बात करें सेक्शन 12 की, तो राइट टू एजुकेशन के अनुसार प्राइवेट निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें जो हैं वो गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं, मतलब रिज़र्व हैं। तो वो जो है वो 25% हैं। तो चाहे प्राइवेट स्कूल हो या फिर जो है आपका सरकारी स्कूल हो, मतलब वहाँ पे सरकारी में तो खैर है ही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो निजी स्कूल होते हैं उनमें भी 25% आरक्षण की मतलब रिजर्व की बात की गई है सीटों की, जो कि गरीब विद्यार्थियों के लिए है। और उन्हें जो है वहाँ पे एडमिशन देना चाहिए। ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक टीचर को इक्विटी पर आधारित पेडागोजी का यूज करना चाहिए। तो यहाँ इक्विटी मतलब साम्यता की बात की गई है, किसी भी प्रकार की भेदभाव ना किया जाए।
सभी को समान माना जाए, तो यहाँ साम्यता की बात की गई है। ठीक है। अब अगर धारा 13 की बात करेंगे तो जो धारा 13 है वो है प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जुर्माना पेनल्टी देना होगा। मतलब यहाँ पे नो कंपटीशन फीस एंड स्क्रीनिंग प्रोड्यूस फॉर एडमिशन। कहने का मतलब ये है कि जो निःशुल्क शिक्षा है वहाँ पे अगर आप अलग से कोई पेनल्टी या जुर्माना लेते हैं तो उसके लिए माफ़ करिएगा, अगर आप किसी भी प्रकार की फ़ीस लेते हैं मतलब ऊपर से, तो आपको जो है मतलब एक शिक्षक को पेनल्टी देनी होगी और उसके प्रति जो है कार्रवाई की जाएगी, जो कि धारा 13 में बात की गई है। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। अब अगर हम धारा 14 की बात करेंगे तो किसी बालक के पास एज प्रूफ ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो ये है कि कई क्या होते हैं कि जो अत्यधिक पिछड़े या गरीब परिवार से होते हैं तो उनके पास एज प्रूफ नहीं होता है या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है एडमिशन ना दिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं किया जाएगा। उसका एडमिशन तब भी ले लिया जाएगा, बाद में उन्हें जो है एज प्रूफ देने के बाद वो अपनी मतलब अवधि में जब भी चाहें अपना सहजता से उपलब्ध कराएं। लेकिन अगर उस समय नहीं है एडमिशन के समय तो उन्हें जो है प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर हम धारा 15 की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर के आरंभ में हो या बीच में हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा बीच में जाता है जो कि वो समय पे नहीं पहुंच पाता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हम ये बोल के मतलब नो डिनायल ऑफ एडमिशन, कहने का मतलब ये है कि हम उसको ये कह के टाल सकते या भेज सकते वापस कि हाँ अभी ये समय नहीं है, जब समय होगा तो आइएगा। मतलब आरंभ में हो या बीच में हो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अब अगर हम धारा 16 की बात करेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। तो जैसे कि मैंने बात की ही है कि कक्षा 8 तक जो है कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। तो आप जो है किसी भी स्तर पर, जैसे कि हमारी जो शिक्षा है NEP 2020 में आके आपको आई होप पढ़ाऊँगी, तो आप उसमें समझ जाएंगे कि उसमें भी यही बात की गई है कि किसी भी बालक को मतलब ना फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है, तो चाइल्ड को फ्रंट पे रख के मतलब कह सकते हैं सेंटर पे रख के ही सारी बातें की गई हैं। तो ये जो है आपका धारा 16 में है। अब अगर हम धारा 17 की बात करेंगे तो बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की, जैसे कि हम लोगों के समय में क्या होता था कि हम लोग की बहुत कुटाई होती थी बचपन में, हम लोग सभी कुटे हैं बहुत ज़्यादा, आप भी कुटे होंगे। लेकिन ऐसा प्रावधान है नहीं कि किसी भी बच्चे को मेंटली या फिजिकली जो है पनिश करना, मतलब उन्हें हैरास करना किसी भी तरीके से। तो धारा 17 में है, आप अगर आपके पेरेंट्स अगर चाहें तो इस पे एक्शन ले सकते हैं। एक शिक्षक आपको हाथ भी नहीं लगा सकता है। ठीक है। तो अगर हम आगे की बात करेंगे जो कि धारा 24 की है, तो शिक्षक के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण इसमें किया गया है। तो शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या हैं, आइए हम देखते हैं कि शिक्षक को अनुशासित होना चाहिए, मतलब समय का पाबंद होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, और जो है पाठ्यक्रम निश्चित समय पर पूरा कराना चाहिए। मतलब जितना भी एक निश्चित समय है उसके अंतर्गत ही पाठ्यक्रम को पूरा कराना चाहिए। अब अगर हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि मानसिक क्षमता के अनुसार बच्चे को शिक्षा या पाठ्यक्रम उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतलब बच्चे की जो भी मानसिक क्षमता है या जो भी मानसिक स्तर है, मतलब ये नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चे का पाठ्यक्रम हम स्लो लर्नर जो होते हैं, जो धीमे विद्यार्थी होते हैं, जो थोड़ा धीरे सीखते हैं, उनको हम वही सेम पाठ्यक्रम उपलब्ध करा देंगे, ऐसा नहीं है। बालक की मेंटल मतलब जो कैपेसिटी देखते हुए ही शिक्षा का या पाठ्यक्रम उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब अगर हम आगे देखेंगे तो बच्चे के अभिभावकों से समय समय पर बैठक करनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों के अभिभावकों से कहने का मतलब ये है कि बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कनेक्ट होना चाहिए और समय समय पर उनसे बैठक करनी चाहिए, ताकि आप बच्चे को और बेहतर से समझ सकें और पेरेंट्स भी समझ सकें कि आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए, जो कि कक्षा 8 तक की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे तो आजकल खैर
मातृभाषा क्या हिंदी भी लोग नहीं पढ़ाना चाहते अपने बच्चे को, जहाँ पे हर जगह अब अंग्रेज़ी को ही महत्व दिया जा रहा है। तो खैर ठीक भी है, अंग्रेज़ी को महत्व देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात तो मातृभाषा की ही दी गई है, जो कि कक्षा 8 तक कही गई है। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर, वो मैंने ऊपर पढ़ा ही था, तो वो जो है शिक्षक के कर्तव्य में ही है। अब अगर हम धारा 25 की बात करें तो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात का यहाँ बात किया गया है, टीचर स्टूडेंट रेशियो का, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक जो है, अगर 30 बच्चे हैं वहाँ पे तो एक शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। और अगर वहीं हम उच्च प्राथमिक की बात करेंगे तो 35 बच्चों पे एक शिक्षक की बात की गई है। कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200, मतलब सदस्यों या विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, तो विद्यार्थियों में शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो 40.1 होना चाहिए या 1.40, ठीक है। 40 बच्चों पे एक शिक्षक कब, जब जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 200 से अधिक है, तो कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या है, एक बारी फिर से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय बहुत कम ही बचा है मेरे ख्याल से, और उल्टी गिनती शुरू भी हो गई है, तो दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। तो जो कि धारा 25 है, कभी कभी धाराएं पूछ ली जाती हैं, तो धारा जो 25 है उसमें क्या बात की गई है, उसमें जो है टीचर एजुकेशन रेशियो की बात की गई है। प्राइमरी लेवल पे क्या है कि अगर 30 स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे 1 टीचर, मतलब 30 अगर बच्चे हैं तो वहाँ पे एक टीचर रहेगा। वहीं अगर उच्च प्राथमिक की बात करें तो 35 बच्चों पे एक शिक्षक की बात की गई है। और कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए मतलब विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 200 से अधिक है, तो विद्यार्थियों में शिक्षक का अनुपात जो है वो 40 बच्चों पे एक होना चाहिए, ठीक है। अगर 40 बच्चों पे एक शिक्षक रहेगा, अगर 200 से अधिक है बच्चे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसमें किसी भी प्रकार की आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। वहीं अगर हम धारा 25 की बात करेंगे तो धारा 25 में कहा गया है कि मतलब राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़ के। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ों की बातें हुई हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, धाराएं तो पूछ ही लेते हैं, लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षक को किन कार्यों में लगाया जा सकता है और किन कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जनगणना, जो कि हर 10 साल पे होती ही है, इधर कोविड की वजह से रोक दी गई थी, नहीं हुई थी। और चुनाव और आपदा प्रबंधन, कहने का मतलब अगर किसी प्रकार की बाढ़ वगैरह आती है तो वहाँ पे जो है शिक्षक की ड्यूटी लगाई जा सकती है, वहाँ पे वो उनको मतलब जो है काम में लगाया जा सकता है। तो ये किसके अंतर्गत बात की गई, ये आपकी धारा 27 के अंतर्गत बात की गई है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और एक बारी हम फिर से बड़ा जो है देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या बात की गई है, ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार की बात मतलब दिक्कत ना हो। और इसके क्वेश्चन आंसर मैं कोशिश करूँगी कि अभी CDP की मैराथन जो कराऊँगी उसमें ऐड कर दूँगी या उसके बाद ही ले आऊँगी। तो जैसे कि देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार जो 2009 में आया था, इसका पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें जो है टोटल जो चैप्टर हैं वो 7 हैं और सेक्शन जो है वो 38 या 38 हैं। और इसमें जो अध्याय 4 है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये किसमें लागू किया गया था, जो कि 2002 में 86वें संशोधन की बात हुई थी। वहाँ पे अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। तो अनुच्छेद कभी कभी पूछ लेते हैं तो मत भूलिएगा, क्योंकि 21A में बात की गई है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाई जाने की, जो कि 2002 में 86 संशोधन में की गई है, ठीक है। अगर हम इसके आगे की बात करेंगे तो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप मत होइएगा। तो जो एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा या अधिनियम पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। तो ये लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010, तो इसे आप मत भूलिएगा।
अब अगर हम बात करें तो जैसे कि शिक्षा को समावेशी मतलब शिक्षा में समावेशी व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि शिक्षा जो है वो समावेशी हो, मतलब विशेष बच्चे और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ें। अब अगर यहीं हम बात करेंगे तो अगर कक्षा फर्स्ट में कोई भी बालक मतलब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसकी आयु 6 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, जो कि निर्धारित की गई है। और दिव्यांग बच्चों को मुक्त शिक्षा जो है वो कब से कब तक कराई जाएगी, तो सामान्य बच्चों के लिए जैसे 6 से 14 है, वहीं अगर दिव्यांग के बच्चों की बात करें तो 6 से 18 वर्ष की बात की गई है। अब अगर हम बात करें तो बच्चों को जैसे कि मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। और विद्यालय की दूरी जो है वो कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। और अभिभावकों से समय समय पे मतलब जो है मीटिंग वगैरह करनी चाहिए। और जो शिक्षक का कार्य है वो 45 घंटे यहाँ पे बताया गया है। तो यही सब है, आपको एक बारी मैंने रिवीजन करा लिया है, बाकी आप धाराएं देख लीजिएगा क्योंकि धाराएं इसमें बहुत हैं। और जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जो मुझे लगा कि शिक्षा में मतलब पेपर में पूछी जा सकती हैं, वो मैंने आपको करा दी हैं। और किसी भी स्टूडेंट को क्लास 8 तक फेल नहीं किया जाएगा, ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा, ना ही बच्चे को किसी भी प्रकार का मेंटली फिजिकली हैरेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जो है पढ़ाई में मतलब व्यस्त रहिए पढ़ाई, क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, तो इधर उधर समय ना व्यतीत करके पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहिए, क्योंकि डिवीज़न से ही पेपर निकलते हैं, वरना पढ़ा तो खैर हुआ ही होता, पढ़ते तो लोग हैं ही हैं, और जो पढ़ा हुआ होता है वो अनकॉन्शियस माइंड में तो चला ही जाता है, खैर उसको हम भूलते तो नहीं, लेकिन डिवीज़न कई बार ना करने की वजह से कन्फ्यूजन में 50-50 का मामला जो होता है, उसी की वजह से लोग अक्सर जो है परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।